मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी कांग्रेस हार जीत का गुणा भाग लगाने में जुटी है। इसके साथ ही चुनाव में भीतरघात करने वालों पर 3 दिसंबर के बाद एक्शन की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए ऐसे नेताओं की कुंडली तैयार की जा रही है जिन्होंने चुनावी समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। दोनों ही पार्टी को अपने अपने प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पदाधिकारियों की शिकायतें मिली हैं। अगर बात करें सत्ताधारी पार्टी भाजपा की, तो भाजपा को बुरहानपुर, सीधी और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से भीतरघात की शिकायतें मिली हैं, जिन पर बीजेपी की अनुशासन समिति निर्णय लेगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का हाल देखें तो कांग्रेस में तो शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। कांग्रेस में सागर की बंडा विधानसभा, इंदौर की सावेर, कोतमा, शाजापुर और टीकमगढ़ में पार्टी के विरोध में काम करने वाले नेताओं पदाधिकारियों की शिकायतें मिली है। हालांकि दोनों ही दल पहले ही कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। फिलहाल शिकायतों की जांच जारी है। कांग्रेस में क्रॉस चेकिंग के बाद जहां भीतरघात की पुष्टि हो जाएगी, वहां की रिपोर्ट बनाकर कमलनाथ के पास भेजी जाएगी। भाजपा में कोई बागी नहीं था, जो थे मुट्ठी भर थे। अधिकतर लोगों ने अपनी पार्टी के लिए काम करना स्वीकार किया। जिन पर कार्रवाई की जा चुकी है वो बागी अभी चुनाव में मैदान में थे। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ाया और इसीलिए प्रचंड विजय का ये कारण बनेगा। विधानसभा चुनाव में जिन अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ या विपक्षी लोगों के साथ मिलकर जिन लोगों ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, संगठन को नुकसान पहुंचाया है, उन सबके लिए आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जानकारी एकत्र की जा रही है। कहां किस प्रत्याशी के साथ या किस व्यक्ति ने कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है, तो ये सूची तैयार की जा रही है, सूची मंगाई जा रही है। कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है, क्या कोई वरिष्ठ नेता है, AICC के है, पूर्व मंत्री है, वो विधायक है, तो उनकी कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय कोई हुआ नहीं है कि कार्रवाई कब तक पूर्ण होगी। मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता का ताज किसके सर सजाया है, ये 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले दोनों के निशाने पर वे नेता या पदाधिकारी हैं जिन्होंने भीतरघात कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतगणना के बाद कांग्रेस बीजेपी कितने भीतरघातियों पर कार्रवाई का डंडा चलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा घात पर बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। भीतरघातियों पर कार्रवाई से हो पाएगी क्या नुकसान की भरपाई? चुनाव के पहले डैमेज कंट्रोल में असफल क्यों रही दोनों पार्टियां? भीतरघातियों पर कार्रवाई का लोकसभा चुनाव में तो नहीं पड़ेगा असर? भीतरघातियों ने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में से किसे पहुंचाया ज्यादा नुकसान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कार्यवाही, कार्यवाही और सिर्फ कार्यवाही। जी हां, ये वो शब्द है जो चुनाव के बाद, अब जब सरकार बनेगी, नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद ये शब्द जो है वो सरकार जिसके हाथ में होगी, न सिर्फ वहां गूंजेगा बल्कि जो विपक्ष होगा उसके यहां भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी उन पर जिन्होंने चुनावों में भीतरघात किया। सत्ता पक्ष भी उन पर कार्रवाई करेगा और विपक्ष भी करेगा। ये तो राजनीतिक कार्रवाई हुई। प्रशासनिक कार्रवाई होगी उन अधिकारियों पर जिन्होंने किसी पार्टी विशेष के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। कार्रवाई होगी उन माफियाओं पर या उन धन्ना सेठों पर जिन्होंने अनैतिक तरीके का लाभ पहुंचाने की कोशिश की किसी राजनीतिक दल को। तो कुल मिलाकर कार्यवाही, कार्यवाही और कार्यवाही होगी। लेकिन क्या वाकई में होगी? क्योंकि कार्रवाइयों के नाम पर कार्रवाइयां होती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई है कि होती नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और हंसता हुआ नूरानी चेहरा राजपाल सिंह सिसोदिया साहब का, तो ये इसकी पीछे की वजह
मतलब एक ये तो एक गाना तो ये है, दूसरा ये भी है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कोई गम आने वाला हो 3 तारीख को, या फिर नूरानी हंसी है, क्या है यार, हंसी का राज बताइए सर। दम दम आने वाला है 3 तारीख को जी। जनता ने आशीर्वाद दिया है, और जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे ऊपर मतदान के दिन जो है आशीर्वाद की वर्षा करने का काम किया, उसका परिणाम 3 तारीख को आ रहा है, और वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी की आशा के अनुरूप आ रहा है। निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल की जहां तक बात है तो ये एक आम बात है। इतिहास उठा के आप देखें, चाहे युद्ध काल से देखें तो चुनाव तक अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है भीतरघातियों का, महत्वपूर्ण पक्ष रहा है जयचंदों का, और वो हर राजनीतिक दल और हर युद्ध में या हर समर में रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव के समर में भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जैसा कि एक अनुशासित राजनीतिक दल हो के हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक तंत्र है, और उस तंत्र के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की कोई घटनाएं अगर होती है तो अनुशासनहीनता करने वाले लोगों को डैमेज कंट्रोल के तहत नियंत्रण में करने का काम होता है, और जो लोग नियंत्रित नहीं होते तो उनके द्वारा जिस प्रकार से पार्टी को नुकसान करने की कार्रवाई की जाती है तो उसकी भरपाई कैसे होती है उसके बारे में भी विस्तार से एक रचना बनने का काम चुनाव के समय होता है, और वो हम बनाने में सफल होते हैं। और चुनाव के बाद में विस्तृत कार्रवाई का भी एक सिलसिला शुरू होता है, जिसके अंदर इस प्रकार के लोग होते हैं जो राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। उन लोगों को हम जो है फिर उस समय पे आचार संहिता समाप्त होने के बाद, सरकार बनने के बाद, या फिर संगठन के स्तर पर उन पे विचार विमर्श करके और अनुशासन की कार्रवाई करने का काम भी करते हैं। वो एक हमारा एक सेपरेट अलग विंग है, अनुशासन समिति बोलते हैं उसको, और उसमें सीनियर हमारे जो लीडर्स है वो उसके सदस्य होते हैं और गुण दोष के आधार पर विचार करते हैं। किसी निर्दोष कार्यकर्ता के ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप अगर लगते हैं तो उसकी जांच भी होती है, और निर्दोष होता है तो वो अनुशासन समिति से क्लीन चिट भी पाता है, और दोषी होता है तो बच नहीं पाता। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत ये प्रक्रिया भी चलने का काम होता है। पर अभी हम व्यस्त है, मतगणना जो होना है 3 तारीख को, उसके लिए हमारे एजेंट्स वगैरह का प्रशिक्षण इत्यादि के काम और उनमें सब समीक्षाओं में हम व्यस्त है, और चुनाव के परिणाम आने के बाद में फिर वो उस प्रकार की जो सूचियां बनी है, उस प्रकार के लोगों की जो शिकायतें, जिला अध्यक्ष एक सिस्टम है पूरा, नीचे मंडल अध्यक्ष है, चुनाव संचालन समिति है, विधानसभा स्तर की वो संचालन समिति मई प्रूफ के सारी चीजें जो है जिला को देती है, जिला अध्यक्ष फिर प्रदेश संचालन समिति को भेजते हैं, संचालन समिति अनुशासन समिति को भेजती है, और प्रदेश अध्यक्ष जी फिर उसमें निर्णय करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक लंबा कार्रवाई का एक मतलब ये एक प्रोसेस है जी, वो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में आपकी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संतोष सिंह जी, देखिए अगर जीतते हैं और उसके बाद जो भी भितरघाती रहे, जो जिन्होंने चुनाव में मदद नहीं की और कहीं ना कहीं धोखा दिया, विश्वासघात किया, राजनीति में अभी बड़ा आम हो चला है, तो कांग्रेस उन पर डंडा चलाएगी, अच्छी बात है। और अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर वो एक तरीके की हताशा और खींच भी हो सकती है। लेकिन भितरघातियों पर कार्रवाई अक्सर कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा तल्ख होती नहीं है, थोड़ी इस मामले में थोड़ी नरम रवैया रखती है कांग्रेस। लेकिन इस बार चूंकि बिल्कुल करो या मरो का युद्ध है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आए परिणामों के बाद, तो क्या रहेगा रवैया? देखिए नवीन जी, अगर शिकायतें आई हैं, इनकी एक जांच होगी, क्योंकि हमारे अनुशासन समिति है, और अनुशासन समिति जांच करेगी और उसमें यह देखा जाएगा कि क्या वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है। अगर व्यक्ति दोषी पाया गया तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह समस्या इस बार भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बार 3 गुट स्पष्ट रूप से देखे जा रहे थे। एक था शिवराज गुट, एक था महाराज गुट, और तीसरा था नाराज गुट, और नाराज गुट सबसे बड़ा था। तो निश्चित रूप से नाराज गुट ने भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया है वो कांग्रेस की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार अधिक चिंता और इस प्रकार की अधिक कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेंगी, क्योंकि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी के मार से लहूलुहान भारतीय जनता पार्टी
अपनी खींच मिटाने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। और चूंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है 140 से 150 सीटें प्राप्त करने में, तो कांग्रेस इस बार को देखेगी, इस बात को देखेगी कि किसने वास्तव में नुकसान किया है। और मैं समझता हूं ऐसे लोगों की संख्या नगण्य होगी। ये अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी में इस बार होने का पूरा अनुमान है। जी गौरव जी, देखिए कांग्रेस में तो वैसे ही अब बहुत ज्यादा असंतुष्टि का कारण बचा नहीं, क्योंकि एक बड़ा धड़ा पिछली बार ही चला गया था। तो कांग्रेस में चाहे जीत हो या हार कोई बहुत ज़्यादा होगा नहीं, ऐसा संतोष सिंह जी कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार ये बहुत ऊहापोह की स्थिति बहुत थी। टिकट के बाद भी बहुत जगह असंतोष सामने आया, तमाम चीज़ें सामने आई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भितरघातियों पर कार्रवाई की बात करके क्या मनोवैज्ञानिक इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? नवीन जी, भीतरघातियों पर कार्रवाई एक ढकोसला मात्र है राजनीतिक दलों का, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। हम उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अर्जुन सिंह जी ने, माधवराव सिंधिया ने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में पार्टी में आ गए। उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, कई सीटों पर नुकसान किया, उनके 5 विधायक आ गए, बाद में वो भी पार्टी के अंदर आ गई। उसके बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार उतरे, हम 2018 की बात कर लें, 2018 के पहले नीमच से मारू परिवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन एक दो चुनाव हारने के बाद माधव मारू को पार्टी में लिया, टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर आए, विधायक बने। इस बार फिर वहां पर मनासा में एक नया प्रत्याशी निर्दलीय बन के खड़ा हो गया है। हम बात करें, ऐसे 2-4 उदाहरण है, मैं पूरे अभी बात करते हुए याद नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं अक्सर लगातार पार्टी में, कि जो मजबूत प्रत्याशी पिछले चुनाव में रहा, सेकंड पोजीशन पे रहा या फर्स्ट पोजीशन पे रहा, उसे पार्टी में वापस लेते हैं और पार्टी से वहां टिकट दे देते हैं। तो अब आप ये बताइए कि कहां आपने कार्रवाई, भीतरघाती होना या बागी होना, बात तो एक ही होगी। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ समय के अनुसार, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उस व्यक्ति को ले लिया जाता है। किसी का माथे का तिलक बड़ा होता तो उसे जल्दी ले लेते हैं, छोटे कार्यकर्ता को थोड़ा बाद में लेते हैं। बाद में पार्टी औपचारिकता निभाती है इस कार्रवाई के सहारे, और कुछ समय बाद उन्हें वापस पार्टी के अंदर समाहित कर लेती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये राजपाल जी, ये कर तो आप ऐसे ही लेते हो जैसे पिछली बार देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो वहाँ जहाँ जिस ग्वालियर दक्षिण से, जहाँ से प्रवीण पाठक जो विधायक 176 मतों से जीते थे, तो नारायण सिंह कुशवाहा जी के विरोध में वहाँ की पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं समीक्षा गुप्ता जी, वो आ गई थी। फिर आप लोग उन्हें वापस ले लिया। तो ये जो कह रहे हैं गौरव जी कि ये जाने देते हैं और वापस ले लेते हैं, तो नफा नुकसान देख के देश काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। विचार और ये सब चीजें तो, निष्ठाएं और ये सब चीजें तो क्या है, दिखावे के लिए है। देखिए, 2 और 2 4 गणित में होता है। राजनीति में बहुत सी बार 2 और 2 4 को 6 कम 10 भी बोलना पड़ता है। बात वही होती है, पर उसका स्वरूप बदलना पड़ता है। राजनीतिक निर्णय जो होते हैं, वे निर्णय कभी भी एक जैसे निर्णय नहीं होते हैं। हर स्थान की अपनी अपनी मेरिट्स होती है, हर प्रकरण की अपनी मेरिट होती है, अपने तर्क होते हैं, तथ्य होते हैं, गुणाभाग होते हैं, और उसके बाद में निर्णय होते हैं। राजनीतिक निर्णय जब होते हैं तो उसमें राजनीतिक तौर पर जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ है, वो लोग बैठते हैं और तमाम तरह के गुण दोष के आधार पर विचार करने के बाद में निर्णय करते हैं। तो इसमें स्पष्ट नजीर के रूप में ऐसा नहीं दिया जा सकता कि किसी ने पार्टी बना ली थी और बाद में फिर वो जब वापस से उनका विलय पार्टी के अंदर हो गया तो फिर वो किस स्थान पे है, और स्थान पे है तो कब तक कौन से स्थान पे, ये सब काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। पर मोटा मोटा यह है कि पार्टी के खिलाफ जो जाता है उसका अगला भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं रहता है। भले उसे पार्टी की मुख्य धारा में काम पे लगा दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं उसका जो चरित्रावली होती है, उस चरित्रावली
को भी सामने रखकर निर्णय दिया जाता है। कार्यकर्ताओं को जब काम मिलता है तो काम उनके चरित्रावली देखकर ही मिलता है कि पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस प्रकार का रहा, उस प्रकार का काम मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक विश्व का सदस्यता के रूप में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है, पर किस कार्यकर्ता को कौन सा काम देना, कितना विश्वास करना, किस मुख्य फ्रंट पे लगाना, ये तो पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है। अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व जो होता है वो तय करता है। तो जब इस प्रकार से तय होने की बारी आती है तब वो पिछली चरित्रावली कहीं ना कहीं काम आती है और उसको देखकर ही निर्णय किया जाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि किसी कार्यकर्ता के द्वारा कोई अनुशासनहीनता की जाती है और उस अनुशासनहीनता पर छोटी सजा देकर उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास होता है, पर उस मुख्य धारा में भी कितना, किस स्तर तक का उनको काम देना, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हमने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि जिनने बड़े से बड़े नेताओं का भी आज अस्तित्व संकट में है, और कई सारे इस प्रकार के भी हमने देखे हैं कि कुछ षड्यंत्र में भी होते हैं, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, पार्टी के अंदरूनी षड्यंत्र हो जाते हैं और उसका वो शिकार हो जाते हैं, परंतु जब उससे उभर कर बाहर आते हैं तो फिर मुख्य धारा में आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर ऐसा कोई स्थायी मापदंड नहीं है, स्थायी प्रक्रिया नहीं है, परंतु पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के विरुद्ध हमारा संगठन बहुत पेनी निगाह से देखकर दंडात्मक कार्रवाई करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं। तो संतोष सिंह जी, ये जो एक आरोप है कि वही आरोप आपके ऊपर भी है कि ये आप जब कार्रवाई करते हो तो बस वो दिखावे की कार्रवाई होती है, लेकिन पिछली बार जो आपने कार्रवाई करी, जब एक बड़ा खेमा गया, उसके बाद जो भी लोग गए, किसी को वापस लेने की ज़्यादा ललक दिखाई नहीं, फिर भी कुछ एक लोगों को लिया जो वहाँ से छोड़ कर आ गए। तो वो जो कुछ एक लोगों को लिया, वो क्या मैसेज देने के लिए लिया था या सिर्फ उतने ही आए थे? नहीं, नवीन जी, आने को तो सब तैयार थे। आने को तो उनके नाम में ले सकता हूं जिनके नाम मुझे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में हमने उनको लिया नहीं। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एकदम नीति स्पष्ट थी। उन्होंने कहा था कि जो विधायक गद्दारी करके गए उनको हम नहीं लेंगे, लेकिन कई बार मजबूरी में उनके समर्थक बनके या उनके साथ वर्षों से काम किया, उनके नेतृत्व में तो साथ में चले जाते, हालांकि वो इतने दोषी नहीं थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई, लेकिन जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, कार्यकर्ताओं की आशाओं पर पानी फिरा, जनता की आशाओं पर पानी फिरा, उनको निश्चित रूप से हमने लेने से परहेज किया। दूसरा, अभी राजपाल भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। निश्चित रूप से ये कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया था, क्योंकि मिस कॉल पार्टी बनी थी, और उसके बाद में जिस प्रकार से यहाँ पर लोग समावेशित हुए, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन है, जो नए नए अनुषंगिक संगठन और बने हैं, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल, इनको छोड़ के नए नए अनुषंगिक संगठन भी बने हैं, जिनको ईडी का नाम दिया गया है, जिनको इनकम टैक्स कहा गया है, जिनको सीबीआई कहा गया है। इन अनुषंगिक संगठनों की मदद से, यही नहीं मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लाके अपने वहां वॉशिंग मशीन में एकदम साफ कर दिया है कि ऐसा लगता है कि वो कभी भ्रष्टाचारी रहे नहीं। जैसे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप अजीत पवार पर लगाया, और जैसे ही दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो धुले, अगले दिन से 70,000 करोड़ का आरोप उन पर गायब हो गया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा मध्य प्रदेश में आरोप लगाते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। उनकी गद्दारी के इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रभात झा ने ये कहा था कि अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोई भूमाफिया है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए तो यस बैंक के जो उन पे आरोप लग रहे थे, यस बैंक घोटाले के, भूमाफिया के, प्रभात झा भी शांत हो गए, जयभान सिंह पवैया भी गले मिलने लग गए, क्योंकि उनके ऊपर आदेश था अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, कि अब सब मिलकर एक हो जाओ, भले ही वो भ्रष्टाचारी रहे हो या हम उन पर आरोप लगा। मैं नहीं कहता हूं भ्रष्टाचारी रहे हैं, पर मैं कहता हूं कि उन पर आरोप ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे, जैसे कि उन्होंने कहा अपने शिवराज सिंह चौहान ने कि विभीषण है ये, और तमाम तरीके के आरोप, 1857 की कविता सुनाते थे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए तो फिर उसके बाद वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो इस प्रकार की कार्रवाइयां ये नहीं करेंगे, क्योंकि अंततः इनको सत्ता चाहिए, और ऐसे लोग भले ही भीतर घात कर लें, लेकिन अगर ये इनके पास उपयोगी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो कलेजा नहीं कि उन पर कार्रवाई करे। क्योंकि अजीत पवार हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अब येदियुरप्पा हो, किस पर कार्रवाई हुई आज तक? आप बताइए। न ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीन घोटाले की जो प्रभात झा जांच कराने के बोल रहे थे, आज तक कोई जांच हुई? अगर वो इतने ही बड़े भ्रष्टाचारी थे,
प्रभात झा उनको सबसे बड़ा भूमाफिया बताते थे। कोई जांच हुई? गोविंद राजपूत पर हमारी जब सरकार में मंत्री थे तो इन्होंने जांच के आरोप लगाए, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तुलसी सिलावट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कोई जांच हुई? मैं कहता हूं चाहे कारम की मलाई खाएं, व्यापम की मलाई खाएं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी है, चुनाव जीत सकता है, उनकी पार्टी के लिए काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी उपयोगिता का सिद्धांत देखती है। वो ये नहीं देखती है कि उसके अंदर शुचिता क्या है और क्या चीजों को हमको मानदंड रखना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मानदंड नहीं है। कहना चाहेंगे कुछ सिसोदिया जी? अब ये तो सिंधिया फोबिया से बाहर निकल नहीं पा रहे साहब। तो सरकार सिंधिया जी ने आपका दामन छाड़ा, उसके बाद 2 चुनाव हो गए भाई साहब, क्यों सिंधिया जी को लेके विलाप कर रहे हैं? क्यों इतना विलाप हो रहा है? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि वास्तविक में क्या है कि सिंधिया जी के रूप में कांग्रेस के पास जो एक नेतृत्व था, पिछली बार देखिए 2 बात थी कांग्रेस के पास 2018 के चुनाव में, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। एक तो सिंधिया जी उनके साथ थे और दूसरा इन्होंने कर्ज माफी का झूठा वादा किया था। इस बार न कर्ज माफी का झूठा वादा चल पाया और न सिंधिया जी इनके पास। संतोष जी, कांग्रेस विलाप आज तक कर रही है, ये करते रहेंगे विलाप, इसलिए करेंगे। अभी देखिए 3 तारीख को धाड़ मार के रोएंगे, दाढ़े मार के रोएंगे 3 तारीख को आप अपन नवीन जी बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये उस फोबिया से नहीं निकल पा रहे, इस फोबिया से निकल ही नहीं पा रहे। सिंधिया जी को गद्दार बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। अरे भाई कहाँ वो और कहाँ आप, जरा तुलना तो करो अपने आप की। सिंधिया जी से कहाँ सिंधिया जी है और कहाँ आप हो भाई साहब, जरा ये तुलना तो कर लो। सिंधिया के टिकट क्यों काटे आपने? सिंधिया के टिकट आपने इसलिए काटे कि देखिए सिंधिया के लोग जब थे जब वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में किसी के लोग नहीं होते, वो पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी का भी टिकट काट सकती है, किसी को भी दे सकती है। इन सबका जो अंतर्द्वंद है उसने आपके यहाँ जैसा नहीं चला कि पहले टिकट दे दी और फिर टिकट काट दी। आपके यहाँ जैसे निर्णय नहीं होते, हमारे यहाँ निर्णय जो होते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही निर्णय होते हैं कि बड़े से बड़े नेता के टिकट हम जो है वापस ले लेते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी टिकट देने का काम कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ही। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जो इस प्रकार की ताकत है, जो हमारा सिस्टम है, हमारा अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। चलने वाला एक पार्टी का सिस्टम है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, अब गर्व और गौरव के साथ, गर्व और गौरव के साथ अब शायद ही कोई राजनीतिक दल हो बिरला जो चाहे अपराधियों को टिकट देने की बात हो या दल बदलुओं को टिकट देने की बात हो या मौका परस्तों को टिकट देने की बात हो, इन पर जो वो बातें करता है उन पर खरा उतरता हो। जो आपने विश्लेषण किया वो बिल्कुल ठीक है। समय परिस्थिति के अनुसार सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, नहीं होती हैं तो गढ़ लेते। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ये जो चीज के कोई विधायक आएगा तो लेंगे नहीं, ये एक कुछ बड़ी चीजें दिखाई। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों की जरूरत है, अन्यथा राजनीति में एक ऐसी परपाटी चल जाएगी कि विचार बचेगा ही नहीं, पार्टियां बचेंगी नहीं। जो जीता वो सिकंदर, जो नहीं जीता वो कैसे भी जीत ले तो सिकंदर। क्या कहेंगे नवीन जी? ये बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए कांग्रेस ने इस बार अपनी लाइन बना ली कि कोई भी विधायक टूटकर आएगा अगर सिंधिया गुटका तो उसे हम नहीं लेंगे। लेकिन आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 2018 में जिन लोगों के सहयोग से सरकार बनाई थी उनमें से 3 विधायक पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़े थे और जीते थे और उसके बाद उन्होंने समर्थन किया था। तो बात वही है कि समय देखकर माथा देखकर तिलक करना है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उन कार्यकर्ताओं का होता है जो ईमानदारी के साथ पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनको कुछ नहीं मिलता और इस तरीके के लोग जो बगावत करते हैं या भीतरघात करते हैं वो मलाई खाने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बात भीतरघात की है और भीतरघातियों पर कार्रवाई की है। तो अगर सरकार में जो दल आया वो कार्रवाई करेगा तो उसकी कार्रवाई कहलाएगी, और जो हार गया और कार्रवाई करेगा तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी स्थिति होगी। बहरहाल इस बार चाहे जीत के उत्साह में कार्रवाई हो या हार के नैराश्य में कार्रवाई हो, कार्रवाई होना तय है। इस बार राजनीतिक दल चौकस हैं कि जिन्होंने चुनाव में ठीक से काम नहीं किया है, जिन्होंने दगा किया है, धोखा दिया है, उन पर कार्रवाई होगी। तो कीजिए कार्रवाई। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।